हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 12th का सब्जेक्ट फिजिक्स का यानी कि भौतिकी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आज के आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम पैटर्न पर मिलेंगे, इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच कीजिएगा शुरू से लेकर के अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प ज़रूर हो जाए। इससे पहले मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो दे दिया है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वो वाला वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है। कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ हो या फिर पीडीएफ वगैरह हो वहीं पर सेंड किया जाता है, इसलिए आप लोग दोनों को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं और इसमें भी हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। 25 के 25 क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। ऑब्जेक्टिव को विथ कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा ताकि इस तरह का अगर इसी पैटर्न पर दूसरा क्वेश्चन भी पूछता है तो आप लोग इसको इजीली कर पाए। ठीक है, इसलिए मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताते चलूँगा। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर पैसेंस रखिएगा और यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को देखिएगा क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन जैक बोर्ड बार बार पूछता है। ऐसे ही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस तो डायरेक्टली मैच भी होंगे। तो चलिए इसको बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। हाँ, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। टू चार्ज स्पेयर्स विच आर separated at a distance d exert of a force F on each other. If charges are doubled and distance between them is doubled, then the force is। तो क्या बोल रहा है, एक बार हिंदी में भी देखते हैं। दो आवेश वाले गोले d दूरी पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। समझिएगा, इसके बाद मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूँगा। यदि आवेशों को दुगना कर दिया जाए, मतलब यहाँ पर चार्ज को हम लोग डबल कर रहे हैं और उनके बीच की दूरी दुगनी कर दिया जाए और उनका जो बीच का डिस्टेंस है इसको भी हम लोग डबल कर रहे हैं, तो अब आपसे पूछ रहा है कि जो बल आएगा ये क्या रहेगा। तो देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं और इस टाइप का क्वेश्चंस आपको यहाँ पर डायरेक्टली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ऐसे समझते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है। तो सबसे पहले हम कंडीशन नंबर 1 समझते हैं। तो हमारे पास दो चार्ज हम मान लेते हैं, Q1 है और ये Q2 है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये D है। ठीक है, ये है। तो इस वक्त जो फोर्स लग रहा है ना, इस वक्त जो फोर्स लग रहा है हम लोग इसको F से डिनोट करते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में D स्क्वायर, यानी कि दूरी का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन अब इसने क्या बोल दिया कि अब क्या करते हैं कि इनके बीच का दूरी को डबल कर दीजिए यानी कि 2D कर दीजिए और इनका आवेश को भी दुगना कर दीजिए यानी कि 2Q1 कर दीजिए और 2Q2 कर दीजिए। ठीक है, तो अब बताइए कि जो फोर्स होगा ये कितना होगा। ठीक है, तो देखिए अब फोर्स कितना आएगा। तो अब हम लोग इस फोर्स को अब F डैश से डिनोट करेंगे। किससे? F डैश से डिनोट करेंगे। तो F डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K Q1 यानी कि 2Q1 आ जाएगा। ठीक है, 2Q1 और साथ में 2Q2 अपॉन में D स्क्वायर यानी कि 2D का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 2D का स्क्वायर। ठीक है, 2D का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 दूनी के 4 D स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर में यहाँ पर भी 2 दूनी के 4 हो जाएगा यानी कि 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल। और जो हमारा F डैश आएगा ना, F डैश आएगा, F डैश ये क्या जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में D स्क्वायर ही आएगा क्योंकि नीचे 2D का स्क्वायर मतलब कि 4 आता, तो 4 से ऊपर वाला 4 कैंसिल हो जाएगा जो कि 2 दुनिया के 4 हो रहा था। और ये जो है ये किसके इक्वल है, तो ये F के ही इक्वल है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज 100 नैनोकूलम देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। यदि किसी पिंड पर 100 नैनोकूलम आवेश है तो पिंड पर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस नैनोकूलम वाला को सॉल्व करते हैं। तो हमको क्यू दिया है जो कि क्या है, 100 नैनोकूलम है। तो 100 नैनोकूलम का मतलब क्या होता है, 100 नैनोकूलम का मतलब होता है 100 और नैनो का मतलब होता है 10 टू द पावर -9। ठीक है, और यहाँ पर कूलम। तो अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 10 टू द पावर -7 कूलम। ठीक है, क्योंकि इस 2 जीरो से यहाँ पर माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया। तो मतलब हमको क्यू एग्जैक्टली कितना दिया है, तो 10 टू द पावर -7 कूलम दिया है। हमसे पूछा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन मतलब मौजूद है ये हमसे पूछा। तो हम लोग जानते हैं कि Q इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस एनी। क्या होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम लोग ये जानते हैं। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है ना। तो एन इज इक्वल टू क्या जाएगा, Q अपॉन में ई। Q अपॉन में ई हमारे पास Q कितना है, Q है 10 टू द पावर -7 कूलम और E कितना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू
10⁻⁻⁹ कूलाम, यही होता है। तो जब इसको आप लोग डिवाइड लगाइएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास n का वैल्यू आ जाएगा, n का वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻11। जो नीचे में -19 था, ऊपर में जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा, और ऊपर ऑलरेडी माइनस का 7 था, तो वहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 12, और 12 में से 2 यहाँ पर आ जाएगा इसके पास, जो कि 6.25 आ गया। आप लोग कैलकुलेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे देखें, नेक्स्ट है हमारे पास क्या बोल रहा है, देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक है? तो विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। क्या? न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद देखें, नेक्स्ट है हमारे पास 4th नंबर वाला क्या है। सबसे पहले इंग्लिश में देखिए, इसके बाद हिंदी में भी बताऊंगा। When an electric dipole is placed in uniform electric field it experiences। जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, यह हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने बनाई ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें क्या रखना है, इसमें हमको रखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का Q1, यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस का Q1, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करेगा। तो हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसको हम लोग ई वेक्टर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसमें रख दिया, तो ये क्या अनुभव करेगा? तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस का Q है और प्लस का Q, तो फोर्स 0 होगा, लेकिन ये दोनों इक्वल है, इसलिए घूम जाएगा, ये मतलब यहाँ पर रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और रोटेट होना स्टार्ट होगा, इसीलिए यहाँ पर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, यानी कि एक बल आघूर्ण क्या लगेगा, यहाँ पर बल आघूर्ण लगेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास 5 नंबर वाला क्या है, देखिए कि अ चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन सरफेस spherical surface of radius r, if the radius is double then outward electric flux will। एक आवेश Q त्रिज्या r की एक गाउसीय गोलाकार सतह से घिरा है, यदि त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो बाहरी विद्युत फ्लक्स होगा। देखिए, ये तो डायरेक्टली प्रॉपर्टीज होता है, मतलब ये डायरेक्टली गुण होता है। आपको याद रखना है कि मतलब साइज पर, आकार पर यहाँ पर विद्युत फ्लक्स निर्भर नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या जगह हमारे पास, राइट आंसर जगह रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर C 3rd जगह सही, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। ये डायरेक्टली गुण है, यानी कि डायरेक्टली प्रॉपर्टीज है, जो कि आपको याद रखना होगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यानी कि जो विद्युत फ्लक्स है, कभी भी आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है। और अगर मैं इसको यहाँ पर समझाना भी चाहूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से, ये भी समझिए, जैसे इसने क्या बोला कि आपके पास यहाँ पर r रेडियस का एक क्या है, यहाँ पर r रेडियस का हमारे पास क्या है कि स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है जिसका कि रेडियस r है, तो हम लोग मान लीजिए ये है, ठीक है, ये है। अब क्या बोल रहा है कि इससे क्या बोल रहा है कि मतलब फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स एक्चुअली में क्या होता है हमारे पास, तो विद्युत क्षेत्र ही होता है, ठीक है, विद्युत मतलब यहाँ पर क्षेत्र रेखा ही होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ठीक है, ऐसे मतलब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर होता है एक्चुअली। तो अब यहाँ पर को क्या बोल रहा है कि अब हम लोग इस रेडियस को डबल कर दे रहे हैं, मतलब कि इसको हम लोग बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे बढ़ा देंगे, मान लीजिए इसको बढ़ा दिए, तो क्या अब यहाँ पर फ्लक्स ज़्यादा निकलने लगेगा? नहीं, ये जो निकल रहा है इतना ही तो निकलेगा, यहाँ पर देखिए इतना ही तो निकलेगा। तो समझ में आपको आ गया होगा कि क्या कहना चाहता है, और अदरवाइज इतना समझने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली प्रॉपर्टी है, इसलिए याद रखिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 6 नंबर क्या बोल रहा है, अ गॉसियन स्फीयर इनक्लोज्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद इन इट द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर इज। एक गाउसीय गोला अपने भीतर एक विद्युत द्विध्रुव घेरता है, गोले में कुल फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स क्या जाएगा, इसको समझिएगा, इसको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। ये है हमारे पास एक गाउसीय गोला, तो अपने अंदर ये क्या करता है, एक विद्युत द्विध्रुव, तो द्विध्रुव क्या होता है, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, यानी कि माइनस का Q और यहाँ पर रहेगा प्लस का Q, यही तो होता है विद्युत द्विध्रुव। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि गोले में कुल फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, तो फाई इज इक्वल होता है Q इनक्लोज्ड, यानी कि चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इनक्लोज चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस का Q और माइनस का Q, यही तो है अंदर में, माइनस का Q प्लस का Q और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़िएगा तो ऊपर हो जाएगा 0, और 0 अपॉन समथिंग तो क्या होता है 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखें नेक्स्ट वन है हमारे पास 7 नंबर बोला कि रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है, एंड द पोटेंशियल V इज, तो V तथा E के बीच संबंध क्या होता है, विद्युत क्षेत्र E और विभव, विद्युत विभव V में संबंध क्या होता है,
तो E इज इक्वल टू होता है माइनस का dv अपॉन में dx, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का dv अपॉन में कभी कभी dr भी दे देता है, ठीक है, dr। तो ध्यान रखिएगा कि dx ना दे करके dr देगा तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद नेक्स्ट वन देखिए 8 नंबर वाला क्या है, इफ ई ए, तो ई ए का क्या मतलब है यहाँ पर एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक्सिस पर बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन एंड ई ई दैट द इक्वाटोरियल लाइन एट द सम डिस्टेंस देन। तो यदि ई ए अपनी अक्षीय रेखा पर एक बिंदु पर एक छोटे द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र की शक्ति है और ई ई समान दूरी पर मध्यवर्ती रेखा पर हो तो आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा। तो दोनों का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है, दोनों का फॉर्मूला होता है ई एक्सिस का क्या होता है, ई एक्सिस मैं लिखता हूँ यानी कि ई ए का क्या होता है हमारे पास होता है 2kp अपॉन में आर क्यू, ये होता है, ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा। और ई इक्वाटोरियल, ठीक है, ई इक्वाटोरियल का क्या होता है हमारे पास kp अपॉन में आर क्यू होता है, क्या होता है kp अपॉन में आर क्यू। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो ई एक्सिस है, ठीक है, डबल है किसका, ई इक्वाटोरियल का, यानी कि हमारे पास ई ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2e ई आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास संबंध जो कि कहाँ दिया गया है, देखते हैं इसको, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए 9 नंबर वाला क्या बोल रहा है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करते, तो किस पर, तो इसके लिए आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पता होना चाहिए। तो ये होता है C इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। तो देखिए किस किस पर डिपेंड करेगा, तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर, तो ए पर तो डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये तो नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि किस पर निर्भर नहीं करता है, इप्सिलॉन नॉट यानी कि प्लेटों के बीच माध्यम पर, तो इस पर भी डिपेंड करता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर बोल रहा है कि प्लेटों के बीच दूरी पर, तो इस पर भी डिपेंड करता है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा सही, यानी कि मटेरियल ऑफ द प्लेट्स, यानी कि प्लेट किस मटेरियल से बना है इस पर डिपेंड नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड सही। इसके बाद देखिए 10th नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ अ डाई इलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन द वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटेंस। यदि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच एक पारा वैद्युत डाला जाए तो उसकी धारिता का मान, तो जितना पारा वैद्युत डाला जाएगा ना धारिता उतना ही बढ़ जाएगा। अगर के टाइम यहाँ पर डाला गया है, मतलब कि के यहाँ पर क्या डाला गया है, पारा वैद्युत डाला गया है, तो ये क्या बढ़ जाएगा, जैसे इसको समझिएगा ऐसे कि हमारे पास पहले क्या था, पहले धारिता था C इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, ये था। अब क्या किए कि इसको पारा वैद्युत डाला गया, इनके बीच एक पारा वैद्युत डाला गया, तो सी डैश हमारे पास क्या जाएगा कि मान लेते हैं कि जो पारा वैद्युतांक है ये के है, तो के ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आ जाएगा, यानी कि के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास बढ़ता है, यानी कि इंक्रीजेज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही, बढ़ता है। इसके बाद देखिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर विल बी। एक समांतर प्लेट संधारित्र के दो प्लेटों के बीच प्रति इकाई आयतन में संचित ऊर्जा होगी, तो संचित ऊर्जा कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखेगा, यहाँ पर आपको याद ही रखना होगा। तो 1/2 इप्सिलॉन नॉट और इनटू में ई स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा क्या 4 नंबर वाला करेक्ट। 1/2 इप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है और ई स्क्वायर क्या है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन है 12 नंबर वाला क्या बोल रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। तो विद्युत विभव का विमीय सूत्र, तो विद्युत विभव का विमीय सूत्र आप लोग कैसे निकालेंगे, तो विद्युत विभव को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, भी से इज इक्वल टू कहता है वर्क डन बाई क्यू, यानी कि चार्ज, यही तो होता है। और हम लोग जानते हैं कि कार्य का हमारे पास क्या होता है, कार्य का आपको यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला याद रखना होगा, अदरवाइज इसको आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कार्य का क्या होता है ML2T-2, याद रखिएगा डायरेक्टली ML2T-2 कार्य का होता है, ठीक है। और अपन में क्यू, तो क्यू क्या होता है AT, यानी कि करंट इंटू में यहाँ पर टाइम, करंट इंटू में टाइम, तो करंट को हम लोग एम्पियर से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पर AT आ गया। अब इसको क्या कीजिए, दोनों को यहाँ पर मतलब जो भी करना है गुना भाग कर लीजिए, तो हमारे पास फाइनल क्या जाएगा ML2T-3, क्योंकि एक T नीचे भी है इसीलिए, और यहाँ पर जाएगा A-1, तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा ML2T-3 ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 13 नंबर देखिए क्या है, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि ओम का नियम तब मान्य होता है जब चालक का तापमान, तो ओम का नाम सिर्फ जो ओम का नियम है सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए मान्य होता है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर 4 जगह सही, यानी कि स्थिर तापमान के लिए। अगर टेम्परेचर आपका वेरिएबल है, मतलब कि बदल रहा है, तो वहाँ पर ओम्स का नियम मान्य नहीं होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन है 14 नंबर बोला, क्या बोल रहा है कि वाई इज द व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस, यानी कि हमारे पास रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए बहुत सारे मेथड है, लेकिन
जो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है ये मोर एक्यूरेट क्यों है, ज़्यादा ये मतलब सही क्यों है, प्रतिरोधों को मापने के अन्य तरीकों की तुलना में व्हीट स्टोन ब्रिज अधिक सटीक क्यों है। तो ये इसलिए है क्योंकि मैं आपको यहाँ पर अगर बना के दिखाऊँ तो व्हीट स्टोन ब्रिज कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लगे होते हैं PQRS, इस प्रकार का रेजिस्टेंस लगे होते हैं, और बीच में हमारे यहाँ पर गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर होता है और इसको हम लोग ऐसे कुछ सेल वगैरह से जोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका P/R है यहाँ पर Q/S के इक्वल हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, ये मतलब यहाँ पर 0 हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि इट इज़ नल मेथड। तो ये एक नल मेथड है, यह एक शून्य विधि है, इसलिए यहाँ पर एक्चुअली करेक्ट हमको एकदम मिलता है आंसर, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद देखें नेक्स्ट है 15 नंबर, क्या बोल रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको कि हम लोग VD से डिनोट करते हैं, वेरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन। अपवाह वेग VD किस संबंध के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ बदलता है। तो ये देखिए, याद रखिएगा कि VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी कि VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो ऑप्शन नंबर क्या जगह, ऑप्शन नंबर 4 जगह यहाँ पर सही। इसको और भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उतना लंबा आप लोग देखते नहीं है, मुझे पता है, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्टली इसको याद रखिए। इसके बाद देखें नेक्स्ट वन है हमारे पास 16 नंबर, क्या बोल रहा है, किरचॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ। किरचॉफ का लूप नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। सबसे पहला बात कि किरचॉफ के कितने नियम होते हैं, तो किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, ये भी डायरेक्टली कभी कभी पूछ लेता है किरचॉफ के कितने नियम, तो सिर्फ और सिर्फ 2 नियम। कौन सा नियम, एक लूप नियम और एक हमारे पास संधि के नियम, जिसको कि जंक्शन के नियम भी बोलते हैं। तो यहाँ से हमसे पूछा कि जो लूप के नियम है किसके संरक्षण पर आधारित, तो ये है आपका एनर्जी संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण, सॉरी द्रव्यमान नहीं बल्कि ऊर्जा संरक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही है। अगर यही आपसे पूछता कि किरचॉफ का जो जंक्शन रूल है, ठीक है, जंक्शन रूल जो है यानी कि जो संधि का नियम है, इस ये आपका कौन से कंजर्वेशन ऑफ मतलब लॉ पर बेस्ड है, तो ये है आपका चार्ज पर। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा अगर संधि पूछता, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। दोनों याद रखिएगा, लूप पूछे तो एनर्जी और जंक्शन पूछे तो चार्ज, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन 17 नंबर बोला, क्या बोल रहा है, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस, यानी कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में। तो 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधी के श्रेणी संयोजन में क्या होता है, देखिए मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर R1 है और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास R2 है, ठीक है, और इसको मतलब ऐसे सेल वगैरह से जोड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ से मतलब आपका धारा निकल कर जाएगा, सेम धारा सभी में जाएगा, मतलब कि प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से विद्युत धारा समान रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही कि द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। तो करंट सेम रहता है किसमें, सीरीज में। इसके बाद देखिए 18 नंबर वाला क्या है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ एन सेल वी ऑफ्टन, यानी कि एन सेल के समांतर संयोजन में हम प्राप्त करते हैं। तो एन सेल का समांतर संयोजन, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्या है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और कितने सेल होगा, तो एन सेल है, मतलब कि बहुत सारे सेल हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है I = एन सेल के लिए, पैरेलल के लिए I = E/में R प्लस में R अपॉन में N, और R यहाँ पर क्या है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस है और अपॉन में N। तो ये हमारे जो R अपॉन में N है ना, ये आपका डिक्रीज होगा, इसीलिए आपका I इंक्रीज होगा, मतलब कि धारा इंक्रीज होगा। तो मोर इलेक्ट्रिक करंट यानी कि अधिक विद्युत धारा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन, तो देखिए क्या है हमारे पास कि द रजिस्टिविटी ऑफ एलोमैंग, तो मिश्र धातु मैंगनीन का प्रतिरोधकता, यहाँ पर मैंगनीन का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मिश्र धातु की प्रतिरोधकता। क्योंकि अगर यहाँ पर आपसे पूछ देता कि मिश्र धातु कोई और दे देता कि मिश्र धातु, जैसे बहुत सारे मिश्र धातु हैं, तो मिश्र धातु मैंगनीन न देकर मिश्र धातु किसी और का नाम दे दे और उसका प्रतिरोधकता पूछ ले, तो वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली मिश्र धातु की प्रतिरोधकता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, जो आपका मिश्र धातु है, यानी कि जो आपका एलोमैंग है, ठीक ना, तो इसका जो मतलब रेजिस्टेंस प्रतिरोधकता होता है, क्या होता है कि तापमान से लगभग स्वतंत्र होता है, मतलब कि ये तापमान पर लगभग मतलब डिपेंड ही नहीं करता है, ना के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, यानी कि इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट सही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यानी कि 21 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स परपेंडिकुलरली टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी। क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि परपेंडिकुलरली यानी कि 90 डिग्री के साथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, इंटर करता है। तो जो इसका पाथ होगा ना, ये आपको बताना है, हिंदी में देख लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं कि ये है हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर बनाते हैं,
ये हो गया हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब क्या बोल रहा है कि हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें ये लंबवत प्रवेश कर रहा है, मतलब कि परपेंडिकुलरली ये प्रवेश कर रहा है, इंटर कर रहा है, ठीक है। और इसका एक बार के लिए हम लोग वेलोसिटी मान लेते हैं कि v वेलोसिटी के साथ ये इंटर कर रहा है। तो जो इसका पाथ होगा ना ये सर्कुलर हो जाएगा। कैसा? ये ऐसे घूमने लगेगा, गोल गोल गोल, यानी कि सर्कुलर पाथ में ये घूमने लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसने बोल दिया परपेंडिकुलर, यानी कि जब भी ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, जब भी परपेंडिकुलर होंगे यानी कि इनके बीच जो थीटा है ये 90 डिग्री बनेगा, तो हमेशा ये सर्कुलर पाथ में ही मूव करेगा, यानी कि सर्कुलर पाथ में ही घूमेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि सर्कुलर। आई होप कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 22 नंबर वाला क्वेश्चन। द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ अ करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इज। त्रिज्या आर के एक धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र बी है। तो इसको हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि वृत्ताकार लूप है हमारे पास, तो यहाँ पर इसको बनाते हैं वृत्त, और ये लूप है, इसका यहाँ पर सेंटर है मान लेते हैं, ठीक, ये वाला मान लेते हैं सेंटर है हमारे पास। और इस सेंटर का नाम एक बार के लिए इस पॉइंट को हम लोग ओ दे देते हैं। क्या ओ देते हैं? और क्या बोल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास करंट कैरिंग हो रहा है, मान लेते हैं कि आई, ठीक है, आई, ठीक है। और ये जो मतलब त्रिज्या है, मतलब कि रेडियस है, ये आर है मान लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि त्रिज्या आर के, तो त्रिज्या आर का हो गया, एक धारावाही वृत्ताकार लूप के अंदर क्या बोला? चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कि इस बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बी ओ यहाँ पर दिखा देते हैं, या फिर बी नोट भी इसको बोल सकते हैं। ये होता है म्यू नोट आई अपॉन में 2r, म्यू नोट आई अपॉन में 2r। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रेडियस आर के साथ हमको यहाँ पर रिलेशन बताने, क्योंकि आर के साथ ही यहाँ पर ऑप्शन हमको गिवन है। तो अगर आर के साथ देखें ना, तो ये यहाँ पर आपको व्युत्क्रमानुपाती देखने को मिलेगा, मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट, यानी कि बी आर के व्युत्क्रमानुपाती है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, जो कि हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या है। अ मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस नो फोर्स वाइल मूविंग थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक गतिमान आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय कोई बल अनुभव नहीं करता है। तो कब नहीं करता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो देखिए इसका एक गतिमान आवेश कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय कोई बल अनुभव नहीं करता है, इसके लिए क्या कंडीशन होगा ये आपको बताना है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ना, इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, ये होता है फॉर्मूला। अब हमसे कंडीशन किसके लिए पूछा है कि कोई भी बल अनुभव ना करे, यानी कि ये फोर्स जीरो होना चाहिए। तो ये जीरो कब हो सकता है? क्यू जीरो नहीं हो सकता है और भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि चार्ज कुछ ना कुछ रहेगा और ये भी जो है ये भी कुछ ना कुछ रहेंगे, मतलब कि ये क्यू भी तो जीरो नहीं हो सकता है। मतलब कि साइन थीटा को ही जीरो के बराबर होना होगा, तभी हमारा फोर्स जीरो होगा, क्योंकि वही कंडीशन हमसे पूछा है। तो साइन थीटा कब जीरो होगा? जब हमारा थीटा जीरो के इक्वल होगा। और थीटा जीरो के इक्वल कब होगा? जब ये पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल मूव करेगा। तो हमको यहाँ पर कंडीशन मिल गया कि पैरेलल होना चाहिए। तो देखिए इफ़ चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तब ये जो फोर्स है कोई भी मतलब फोर्स अनुभव नहीं करेगा, कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। क्या? ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चलता है तो कोई भी बल अनुभव नहीं करेगा। यही कंडीशन हमसे पूछ रहा था। तो आपने देखा कि क्वेश्चन को किस तरह से मैंने सोल्व किया। सबसे पहले मैंने फार्मूला लगाया, फिर फार्मूला में देखा कि कौन सा टर्म जीरो नहीं हो सकता है, फिर मैंने देखा कि ये जीरो नहीं हो सकता है, मतलब कि जो बच गया वही जीरो होगा। और वो जीरो कब होगा? जब थीटा जीरो होगा। और थीटा जीरो कब होगा? जब ये पैरेलल होंगे। तो इस तरह से आपको फिजिक्स में देख के चलना होगा, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पर मिलेंगे लेकिन सेम क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे मैथ में होता है ना कि आपको डिजिट चेंज करके दे देता है, तो फिजिक्स में भी जो न्यूमेरिकल टाइप वाले या फिर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस रहते हैं ऐसे ही आते हैं। बाकी जो थ्योरी टाइप वाले हैं ये तो आपको डायरेक्टली मैच हो भी सकते हैं और आप लोग इसको डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। क्या बोल रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? ये होता है आपका टेस्ला। क्या? टेस्ला, जिसको कि हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। और मैग्नेटिक फील्ड का एक और एसआई मात्रक होता है जो कि आपको कमेंट करना है, ठीक है, क्योंकि लास्ट यानी कि पिछला वीडियो में ही मैंने उसको बताया है। तो आई होप कि आपको याद रहना चाहिए। इतना जल्दी भूलेंगे तो फिर आप लोग एग्जाम कैसे ही देंगे, तो ये आपको बताना है। चलिए इस वीडियो में मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन को एक एक करके करा दिया और
आगे ट्राई करूँगा कि एक आध वीडियो और आपको प्रोवाइड कर दूँ, जिससे कि आपका जो ऑब्जेक्टिव का सारा पोर्शंस है यहीं से आ जाए। ठीक है, तो आप लोग उसको भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए और पढ़ के जरूर जाइएगा। तो चलिए, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।